Good morning everyone. This is Rajesh and today I am coming with the same chapter from history. The chapter name is Making the National Movement. Dear student, in my previous video we already discussed some introduction part of this chapter, as well as we already discussed what we are going to teach or understood in this chapter. So today I am going to start the first and second concept. The first concept is that the emergence of nationalisms, and the second one is a nation in the making. Okay, so let's go to our first concept, the emergence of nationalism. कि राष्ट्रवाद का उदय, nationalism. As I told in your previous video, कि during the Mughal period, early when East India Company established here, early age of the British Russian period before 1857, before 1857, the nationalism is no concept about the Indians. Especially you can say that India is not a nation. आप कह सकते हो नेशन ही नहीं था. जैसा आज हम पॉलिटिकल बाउंड्री देखते हैं कि ये हमारे इंडियंस हैं, ये हमारा इंडिया है, ये ऐसी कोई बाउंड्री नहीं थी. अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग रूलर्स थे, उनके अलग अलग अपने पर्सनल गोल्स हुआ करते थे, उनके अपने लक्ष्य थे, अपने पर्सनल जो है उनका लाभ हुआ करता था, वो अपने लिए सोचते थे. यही कारण है कि जब 1857 के रिवॉल्ट को आप देखते हो तो एक बहुत मास उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग प्रोविंसेस है. उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण झांसी जा रही थी, तो झांसी लक्ष्मीबाई का उनका एक कंट्रीब्यूशन था. कानपुर के दत्तक टोपे थे, जो नाना साहब के दत्तक पुत्र होते हैं, कि भाई उनका अपना गोल था कि हमें क्या चाहिए अंग्रेजों से, है ना. अवध में आप देख लो, बेगम हजरत महल देख लो. तो ये जो नेशनल या नेशनलिज्म, जो राष्ट्रीयता का उदय होता है, ये कैसे होता है? बड़ा सामान्य घटना नहीं होती और बहुत ही सडनली अपराइजिंग नहीं होता है. सबसे पहले कि व्हाट इज इंडिया, इंडिया क्या है? जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो इंडिया इज द कंट्री ऑफ इंडियन पीपल. अब लोगों में आता है कि जो अलग अलग रीजन में हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो, उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनका कल्चर कुछ भी हो, अब अपने आप को एक कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से कि वे इंडियंस हैं. इनमें एक भावना से विकसित हो जाती है. धीरे धीरे उदय होता है. इसके पीछे रीजन क्या होता है और कैसे नेशनलिज्म आती है, इसी को हम डिस्कस करने जाएंगे. मैंने आपको बताया कि, या फिर आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा कि ब्रिटिश रूल से जब 1857 का रिवॉल्ट होता है और 1857 के बाद जो है इस तरह का रिवॉल्ट फिर अपराइजिंग ना हो, तो ब्रिटिश द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को रद्द कर दिया जाता है और बिहाफ ऑफ द क्राउन ऑफ प्रिंस, जो कह सकते हैं कि एक वायसराय नियुक्त होता है. तो जो उनकी पॉलिसी आती है, चाहे वो प्रेजेंट से टैक्सेस की बात हो जाती है, चाहे वो सब्सिडी अलायंस हो जाती है, चाहे उनकी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाती है, साथ में कुछ और आर्म्स एक्ट आ जाते हैं, कुछ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाते हैं. तो बहुत सारे जो इनकी पॉलिसीज या लॉ बनाए जाते हैं वो फेवर करता है सिर्फ ब्रिटिश को इन द वैल्यू ऑफ इंडियंस, इंडियन की मूल्यों में. और इससे बहुत सभी लोग नाराज हैं. चलो सिपाही भी हैं, जो आपने 1857 के रिवॉल्ट में देखा था, उसकी तो आप स्टोरी जानते भी हो कि एक तत्कालिक कारण होता, बाकी तो नाराज बहुत पहले से इंडियंस जो है डिसकंटिनेंट है, डिससेटिस्फाई है ब्रिटिश से, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो नवाब हो, राजा हो, या डिफरेंट सोसाइटी हो, जमींदार हो, जो भी है. तो इन सबके कारण जो है एक डिससेटिस्फैक्शन है ब्रिटिश के कारण. उसी बीच में कुछ अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है
कि अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इमर्ज, ये कैसे आती है? तो इसके बहुत सारे रीजन है, उनमें कुछ हम देखेंगे। एसोसिएशन वे फॉर्म आफ्टर 1850, और 1850 में कुछ के बाद जो है कुछ एसोसिएशन फॉर्म हो जाते हैं, कुछ संगठन बनाए जाते हैं, जो एक अलाइट जो है, जो पढ़े लिखों का अलाइट है, लिटरेट अलाइट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ब्रिटिश की पॉलिसी को समझ पाते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि आम लोगों को क्या मतलब है, आम लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो तो अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त होते हैं। तो जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो दादा भाई नौरोजी का, जो कि पहले इंडियन हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके होते हैं। तो जब देखते हैं कि भाई अंग्रेज यहाँ है और यहाँ शासन कर रहे हैं, अपने यहाँ तो ये डेमोक्रेटिक रखे हैं, लोगों के पास अथॉरिटी है, लोगों के पास फ्रीडम है, लेकिन वही जब हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं तो ऐसी कोई फैसिलिटी उनके पास वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना हमें डेमोक्रेटिक रख रहे हैं। तो एक जो एंकर है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये सारे जो है डिफरेंट जो ये लीडर्स हैं, जो अलाइड ग्रुप है, ये अब क्या करते हैं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरी कंट्री में कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं अलग अलग, जिनका एम क्या है कि लोगों को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट या ब्रिटिश रूल की जो उनकी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए इंडियंस के लिए, उसमें जागरूकता फैलाती है कि सभी एकत्रित हों, सभी नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता को समझे, अपनी कंट्री को समझे। इसके लिए एसोसिएशन जैसे होता है पूना सार्वजनिक सभा, देखो नाम ही है सार्वजनिक, सार्वजनिक सभी जनों की एक सभा होती है, एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश की जाती है। सेकेंडरी होता है द इंडियन एसोसिएशन, एक इंडियन एसोसिएशन स्थापित होता है। इंडियन, अब यहाँ पर देखो इंडियन, सो इंडियन कौन है? तो पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग रहते हैं, क्या वो डिफरेंट प्रोविंसेस में हो, लेकिन अगर वो इस कंट्री में रह रहे तो सभी को इंडियंस कर दिया गया। एक नेशनलिज्म इंडियन के फॉर्म में आना शुरू हुआ। द मद्रास महाजन सभा, मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, वहां पे महाजन सभा, महाजन समझ लो ना, महाजन सभा बनाई गई। या एक अलग प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई जाती है। और इसी बीच में 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC भी इस्टेब्लिश होती है। अब हम इसी INC के बारे में और डिटेल जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यह। अब कुछ हम क्यों ये डिससेटिस्फैक्शन है, कैसे ये क्यों सभाएं होती है, क्यों एसोसिएशन फॉर्म किए जाते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे आप नोटिस की देखोगे कि अपने यहाँ तो डेमोक्रेटिक से रूल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को क्या है, कोलोनियलिज्म बना के रखे हुए हैं, इंडियन पीपल को अथॉरिटी नहीं है, एक डिस्क्रिमिनेशन है, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, इंडियन को इंफीरियर समझ रहे हैं। जो भी वो लॉ क्रिएट कर रहे हैं, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी इनके लिए लॉ बना रही है, खुद इनका लेजिस्लेटिव है, इनके ही मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेशन इंडियंस के बहुत ही कम होते हैं। तो जो भी लॉ बन रहा है वो फेवर ऑफ ब्रिटिश बन रहा है, जो कि अपोज कर दे रहा है इंडियंस को। उन्हीं में से कुछ है कि द आर्म्स एक्ट 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, याद रखो कि यहाँ पे ब्रिटिश कह रहे हैं, अगर 1857 में हम कहेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EEIC जो भी है, अब वहां पे उसी पे कंपनी देखती है, ब्रिटिश देखते हैं कि भाई ब्रिटेन से देखा जाता है कि भाई इस तरह का रिवॉल्ट अपराइजिंग हो रहा है, तो वो कंपनी के राइट्स को सीज करता है और सस्टेन करता है वायसराय को। तो अब कंपनी ना होकर के हम 1857 के बाद जो है ब्रिटिश रूल कह रहे हैं कि द आर्म एक्ट 1878 में आर्म्स एक्ट बनाया जाता है। अब इस एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट में होता है कि कोई भी इंडियन, जैसे आपने सब्सिडाइज पढ़ा होगा क्लास 7 में, तो अब इस एक्ट के तहत क्या है, क्लास क्या है कि कोई भी इंडियन आर्म नहीं रख सकता, हथियार नहीं रख सकता है। उनका लॉजिक होता है कि ये विद्रोही है, शूट आउट करेंगे, है रिवॉल्ट होगा, एम उनका कुछ और होता है, ना हमारे पास आर्म्स रहेंगे, ना हम अपराइजिंग कर पाएंगे। तो अब इंडियंस के लिए बनाया गया है कि इंडियंस जो है आर्म्स नहीं रख सकते हैं, इनके लिए रूल बन जाता है, एक्ट पास कर दिया जाता है। एक दूसरा एक्ट पास होता है जो है द वर्नाकुलर ड्रेस एक्ट
अब देखो बहुत ही एक प्लानिंग के तहत ये दोनों एक्ट पास किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश को अब धीरे धीरे जो अवेयरनेस हो रही है, अब ब्रिटिश को डर लग रहा है कि यह रिवॉल्व फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर की तरह जो 1857 में होता है उसकी तरह पुनः जो है ये रिवॉल्व ना हो और नेशनलिज्म में क्रिएट ना हो, और होगा तो हमसे ये अपोज न कर पाए, हमसे ये विरोध न कर पाए, हमारे खिलाफ लड़ न पाए। इसलिए दो मेन वेपन्स हैं, एक तो आप डायरेक्ट वेपन्स कर सकते हो, आर्म्स उनके पास नहीं है, और एक दूसरा जो हम रिवॉल्व का या किसी मूवमेंट का जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल होता है वो होता है वर्नाकुलर, जो कि हम प्रेस कर सकते हैं, जहां हम अपने मैसेजेस को दूसरे तक मास के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब कनेक्ट कर सकते हैं तो वर्नाकुलर का सेंस होता है लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज में हमारे लीडर्स जो एजुकेटेड एलाइट हैं, जो लेख लिखते हैं और जो बताते हैं कि ब्रिटिश की क्या पॉलिसी है, क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, तो जो हम उनकी गलत पॉलिसियों को हमें बताना चाहते हैं तो ज्यादा लोग तो पहुंचे, इसलिए लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसमें क्या करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इस पे एक्ट लगा देता है कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा करते हो तो सजेशन भी लगा देता है, राष्ट्रद्रोह लगा देता है। और इसी बीच में एक प्रपोज हो जाता है इल्बर्ट बिल, बड़ा मजेदार एक पॉइंट है इल्बर्ट बिल। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि इंडियंस जो हैं रिवॉल्ट कर रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है व्हेन इल्बर्ट बिल प्रपोज होता है। अब इल्बर्ट बिल क्या है? तो इल्बर्ट एक अंग्रेजी है, ब्रिटिश ही है। एक्चुअली उसको कंडीशन ये होता है कि जो हमारे जुडिशरी है उस जुडिशरी में अंग्रेज भी जज होते हैं और कुछ इंडियंस भी जज होते हैं। राइट क्या होता है कि जो अंग्रेज जज है, जो ब्रिटिश है जज, वह किसी इंडियन को पनिश कर सकते हैं, उन्हें वो सजा सुना सकते हैं, सजा दे सकते हैं। लेकिन कोई इंडियन जज जो है किसी भी ब्रिटिश को या अंग्रेज को पनिश नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट नहीं होती है। तो इल्बर्ट बिल इसी के अगेंस्ट आता है। वो ये कहता है कि भाई जज तो जज है, वो चाहे इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिश हो, उन दोनों के पास वो इक्वल राइट को डिलीवर कर देता है कि यह पनिश कर सकता है। अब इसका अपोज कौन करता है? इसका अपोज सेम ब्रिटिश करते हैं, सेम व्हाइट पीपल करते हैं। व्हाइट पीपल करते हैं कि नहीं, इंडियंस हमें पनिश कर ही नहीं सकते। अब वो जो मैसेज हमारे एजुकेटेड एलाइट पहुंचाना चाहती थी, अब इस इल्बर्ट बिल के द्वारा ये मैसेज सेम जो है लड़ीवाल भी पहुंच जाती है, क्योंकि इंडियंस की नजर में आता है कि ये अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। उनका एम भी था, इसके लिए वो डिफरेंट लॉजिक देते हैं। लेकिन यह है कि भाई वो जज है तो पनिश कोई भी कर सकता है, तो वो अपनी मैसेज पहुंचा देते हैं कि भाई ये इंडियन इंफीरियर है और हम सुपीरियर हैं। एक इंफीरियर जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें पनिश कैसे कर सकते हैं? तो ये एक फैक्टर होता है जो कि अब नेशनलिज्म जो है बहुत ही तेजी के साथ इंडियंस के दिल में आता है, और डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग भी अपने को एक कॉन्सेप्ट कह सकते हो या एक एम के पास अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि हम इंडियंस हैं। क्योंकि ये क्या कहता है, दिस हाईलाइट द रेशियल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश। ये रेशियल एटीट्यूड एक रंग भेद की नीति की ये सोच बताती है कि ये व्हाइट है तो इसमें अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हमको यह इंफीरियर समझते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है एक नेशनलिज्म उत्पन्न करता है। इसी बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात जानेंगे। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना होती है 1885 में, 1885 में। ये आप पढ़ोगे कि इसकी स्थापना का श्रेय हम देते हैं दादा भाई नौरोजी एंड एओ ह्यूम को, लेकिन बड़ी आसानी से नहीं बनता है, इतनी नहीं बात होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली होता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन
72 delegates all over the country meet at Bombay December 1885. कहता है कि इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट के डेलीगेट्स हैं, जो बातचीत करने वाले लोग हैं, जो अलाइड ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ब्रिटिश की पॉलिसी को अच्छी तरह समझ रहे हैं, यह डेलीगेट मीट करता है बॉम्बे में और एक एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दादा भाई नौरोजी और एओ ह्यूम। अब एक क्वेश्चन आपके अराइज करेगा कि एओ ह्यूम तो खुद एक ब्रिटिश, फिर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट आईएनसी की एस्टेब्लिशमेंट हाथ क्यों करता है? शुभाई क्या है, बहुत सारे मोस्ट हिस्टोरियंस का ये कहना है कि चूंकि एओ ह्यूम का जो उद्देश्य होता है कि एक एसोसिएशन फॉर्म कर दिया जाए जो कि ब्रिटिश को यह हेल्प करे। इसलिए आप देखोगे कि आईएनसी के जो अर्ली एजेस हैं, वे जो कांग्रेस लीडर है वो मॉडरेट है। उन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया ब्रिटिश रूल का। हाँ, ब्रिटिश के साथ उन्होंने डिमांड किया है, और डिमांड भी नहीं कर सकते, एक रिक्वेस्ट किया है कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव दे दी जाए, इनको हायर पोजीशन दे दिया जाए, ठीक है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। ये बहुत सारी चीजें वो रिक्वेस्ट करते हैं, किसके थ्रू? इस बाय सपोज कर लो राइटिंग लेटर्स हो गए, लेटर लिख देते। अब हो सकता है इसको पढ़े और डस्टबिन में डाल दे, है ना? तो या फिर वो अपनी बात को जो है आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर में अपनी बात को डिमांड रखते हैं, है ना, जैसे रिक्वेस्ट करना होगा। तो ये इसलिए मॉडरेट जो है और हेल्प करते हैं, ये ब्रिटिश का अपोज नहीं करते कि चलो उनके लिए हम मूवमेंट लगाएं, लोगों को इकट्ठा करें, उनके अगेंस्ट जो है हम जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते हुए अपने पार्टिसिपेशन का, अपने हिस्से की वो डिमांड करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना होती है, इसके जो मेंबर होते हैं वो होते हैं दादा भाई नौरोजी। याद रखना, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और दैट इज ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्सेट्रा, ये बहुत सारे जो लीडर हैं जो इसके अर्ली फाउंडर हैं। अब रोल ऑफ दादा भाई नौरोजी है एओ ह्यूम। तो दादा भाई नौरोजी जो देखते हैं वो डिमांड करते हैं, मॉडरेट हैं, और ये बड़े अच्छे से ब्रिटिश पॉलिसी को समझ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तो अपनी कंट्री में रखे हैं, लेकिन हम पे रूल कर रहे हैं तो इनका डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी के लिए वे अवेयरनेस लाते हैं। एओ ह्यूम के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम आते हैं कि कैसे नेशनल गवर्नमेंट, अब कैसे राष्ट्र बनने की तरफ है। चलिए, अवेयरनेस आ गई, बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म हो गए, आईएनसी एस्टैब्लिश हो गई। अब जो है नेशन, राष्ट्र बनाने की बात है। तो सबसे पहले में देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ मॉडरेट। एक्चुअली मॉडरेट हम कहें या इसे कहें अर्ली लीडर ऑफ आईएनसी, या कांग्रेस के जो अर्ली लीडर है, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसका एओ ह्यूम ने ये संभवतः सोच करके उसने इसमें हायर किया था। पहला क्या किया, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या मेथड क्या है, जो मैंने भी आपको डिस्कस किया कि मेथड था डिमांड ए ग्रेटर वाइड्स फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डिमांड करते थे, डिमांड किसके थ्रू करते थे कि गवर्नमेंट को हेल्प करते हुए उनसे एक डिमांड करते थे, बाय राइटिंग अ लेटर लिख के किया करते थे कि भाई हमें ये चाहिए, क्या चाहिए। तो एक ग्रेटर वॉइस, तेज आवाज डालते थे कि इंडियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सरकार में पार्टिसिपेशन इंडियंस का भी हो और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, उनके शासन में भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये डिमांड। अच्छा, डिमांड हम कह रहे हैं तो आप इसको एक दूसरे अर्थ में ले सकते हो, इसको कह सकते हो कि मॉडरेट की जो पॉलिसी है ना, मॉडरेट, देखो एक्सट्रीम और मॉडरेट, आईएनसी बाद में जाकर डिवाइड हो जाती है, जो हम डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम मीन्स होता है गरम दल और मॉडरेट मीन्स होता है नरम दल। जैसे लाल बाल पाल, है
है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल, ये तीन आप देखते हो तो एक एक्सट्रीम है, और ये मॉडरेट हम देख रहे हैं तो दादा भाई नौरोजी हो गए, WC बनर्जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, है ना, देव जी हो गए, ये सभी मॉडरेट की डिमांड को या ये कर सकते हो रिक्वेस्ट करते हैं। और क्या इनकी डिमांड होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है कि जो इंडियंस के लिए रूल बनाते हैं, तो रूल बनाते हैं तो उनका ये कहना था कि चूंकि ये पीपल इंडिया के लोग हैं और उनके लिए लॉ बनाई जा रही है, तो इंडियंस का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जनरली जो ब्रिटिश है वे इंडिया के लिए अपने फेवर में लॉ बना देते हैं, तो ये डिमांड करते थे कि मोर रिप्रेजेंटेटिव जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखे जाएं जो इंडियंस हो। सेकेंडली क्या है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। अब उस वक्त क्या था, आज तो हम जुडिशरी एग्जीक्यूशन अलग अलग है ना, एक जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था है और जो कार्यपालिका है, दोनों डिफरेंट बॉडी है, लेकिन दोज डेज दोनों एक साथ थे, है ना। जो मजिस्ट्रेट होता था वो जजमेंट भी देता था और साथ में उसको एग्जीक्यूट भी करता था। तो इनका डिमांड होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करें। द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, अभी जो आर्म्स एक्ट बना था, नो इंडियन अलाउड टू होल्ड एनी आर्म्स, तो ये रिपील करना चाहते कि इसको वापस लिया जाए। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो वर्नाकुलर है प्रेस है, इसको एक्ट को वापस किया जाए। ये कंट्रोवर्शियल लॉ है, ये उसकी डिमांड करते हैं। देखो उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी में लिखते हैं अपने लेख को, तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है पंजाब में, तो अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, लोगों में अवेयरनेस आना चाहते हैं, एक नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश इसी डर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाते हैं कि आप अपनी बात को नहीं करोगे, और ऐसा आप बात करोगे लेकिन अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट नहीं करोगे। अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा तो आप पनिश किए जाओगे और आप पे सेडिशन के भी चार्जेस लगाए जाएंगे, राष्ट्रद्रोह अटेम्प्ट। अब देखो जो और प्रॉब्लम है वो क्या कि इंडियंस शुड आल्सो बी प्लेस्ड इन हायर पोजीशन। अब इंडियंस क्या थे इनके लिए पोजीशन, सिपाही देखो तो जो लोअर पोजीशन है वो इंडियंस के लिए थे, जो हायर पोजीशन थे वो रिजर्व थे। हायर पोजीशन लाया जाए, जैसे आप सिविल सेवा की शुरुआत होती है इंडिया में, तो पहले इंडिया में नहीं थी, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो है ब्रिटेन में हुआ करती थी, तो ब्रिटेन में हुआ करती थी तो ब्रिटेन के लोग आते थे। अब सारे इंडियंस तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, साथ ही साथ उनकी एज लिमिट भी बहुत कम होती थी जिसमें इंडियन पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडियंस तो जनरली एक उम्र से पढ़ना शुरू करते तो एज बाउंस हो जाता था, और साथ ही सारे इंडियंस ब्रिटेन नहीं जा पाते थे। तो इनकी डिमांड होती थी कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं वे इंडिया में भी कराई जाए और इंडियंस को हायर पोजीशन प्रोवाइड किया जाए। अटेम्प्ट टू रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो यहां से धन, यहां से जो पैसे इंग्लैंड जा रहे हैं इसको रिड्यूस करें। अब किस फॉर्म में जाते हैं, तो आपने देखा इंडस्ट्री वहां हो जाती है, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको हमें बेचते हैं, ये सारे पैसे अब वही जा रहे हैं। साथ ही जो सिविल सर्विसेज के जो हायर पोजीशन के जो ब्रिटिश हैं वे आते हैं, सैलरी है और जो उनको यहाँ सुविधाएं मिलती है, सारे पैसे कहाँ ले जाते हैं, इंग्लैंड ले जाते हैं। तो इससे क्या है कि एक पॉवर्टी आती है, एक जो है गरीबी आती है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ के लोग सफर करते हैं, तो कहते हैं कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इसको रिड्यूस किया जाए। अर्ली कांग्रेस और मॉडरेट रेज ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यू। अब देखो कुछ कहता है कि ये आईएनसी के जो अर्ली मेंबर्स हैं, जो मॉडरेट हैं, ये कुछ इकोनॉमिक इश्यू को भी उठाते हैं, इसकी भी डिमांड करते हैं। जैसे वो रिडक्शन ऑफ टैक्स की बात करते हैं कि इससे फार्मर सफर कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक इशू है। कांग्रेस डिमांड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू में रिडक्शन चाहते हैं। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि जो ब्रिटिश जो है मिलिट्री के खर्च या मिलिट्री को बढ़ा रहे करें, इनके खर्चे को कम किया जाए,
इनके पैसे को कम किया जाए, एंड मोर फंड फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करे, जिससे कि फॉर्मर या प्रेजेंट की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो, वो पॉवर्टी से बाहर निकले। लेकिन अब ये मोड ऑफ स्ट्रगल जो है मॉडरेट का, वो किस तरह का है? तो मोड ऑफ स्ट्रगल क्या है कि इसके लिए क्या किस मीडियम का हेल्प लेते थे? तो पब्लिश न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे और बताते थे कि भाई ये पॉलिसी आपकी गलत है, इसको ये चेंज कीजिए। दूसरा क्या करते थे? रोड आर्टिकल्स, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखते थे, अपने थीसिस को देते थे, वो कंपेयर करते थे, वो रिक्वेस्ट कर लो या डिमांड कर लो, मोर एंड मोर डिमांड किया करते थे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि एक है स्टेबलिश ऑफ आईएनसी और दूसरा है द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म। So we will meet with the new concept in next video. Till then, good day and thank you once again. Have a nice day.